अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसे पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। पूरा करने वाले साधन है धन। अर्थशास्त्र में उसी सीमित साधन अर्थात धन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगर शब्दकोश के हिसाब से देखें तो अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ मतलब धन और शास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन, धन का वैज्ञानिक अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नेमिन, यानी घरेलू प्रबंध। जो प्रत्येक गृहस्थ है, घर में रहने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इनको पूरा करने के लिए सीमित साधन अर्थात धन की आवश्यकता होती है। और इस धन का प्रबंध कैसे किया जाए, यही अर्थशास्त्र है। यानी शब्दकोश की दृष्टि से, डिक्शनरी की दृष्टि से अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अर्थशास्त्र को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है या घरेलू प्रबंध किस तरह से किया जाए उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र की परिभाषा विकासशील रही है, यानी इसमें विकास होता रहा है, ये स्थिर नहीं हुई। समय के साथ साथ इसकी विषय वस्तु विस्तृत होती गई। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। यहाँ तक कहा जाता है कि जहाँ 5 अर्थशास्त्री इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ 6 परिभाषाएं बन जाती है। तो अर्थशास्त्र की बहुत अधिक परिभाषाएं हैं। हम उनकी परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग धन संबंधी परिभाषा। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी 1776 में। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा 1776 में दी। उनकी एक पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों के धन की प्रकृति, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज ही अर्थशास्त्र है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में धन क्या है, कैसे खर्च किया जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी बचत की जाए, कैसे निवेश किया जाए, सिर्फ इतना ही अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं, यानी उनकी जो परिभाषा है वो प्राचीन परिभाषा है। उन्होंने ज़्यादा कुछ चीज़ों को इसके अंदर शामिल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धन को ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय बनाया। लेकिन इसकी आलोचना हुई कि अगर मनुष्य के कल्याण को इग्नोर करके, कल्याण की अवहेलना करके केवल धन का अध्ययन किया जाए तो जो अर्थशास्त्र है वो दुखदायी विज्ञान बन जाएगा। धन को मनुष्य से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मनुष्य का कल्याण पहले है, धन बाद में है। ये हम भी देखते हैं, हम भी कई बार कहते हैं कि धन बाद में, कल्याण पहले। तो अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा थी उसकी आलोचना हुई। एडम स्मिथ ने 1776 में परिभाषा दी धन संबंधी परिभाषा, जिसे मार्शल ने 1890 में दोबारा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा देकर विकास कर दिया उसका। फिर विकसित हुई और विकास में अर्थशास्त्र में धन के साथ साथ भौतिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाने लगा। मार्शल ने 1890 में अपनी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यानी जीवन में हम जो सिंपली काम करते हैं, जो मानव जाति है वो जो भी व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य करती है,
जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है। मानव जो जाति है वो जो भी व्यक्ति या सामाजिक कार्य करते हैं जिनका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है, वो सारा का सारा अर्थशास्त्र में पढ़ा जाए। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी कमियाँ रह गई। क्यों? उन्होंने सिर्फ भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने केवल भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अभौतिक पदार्थों और सेवाओं का अध्ययन नहीं किया और केवल आर्थिक क्रियाएं ही देखी। आर्थिक क्रियाएं मतलब धन कमाना और धन खर्च करना। अनार्थिक क्रियाएं भी होती हैं बहुत सारी। कई क्रिया ऐसी भी हो सकती है जिससे भौतिक कल्याण में वृद्धि ना हो लेकिन आत्म संतुष्टि आए। तो इस तरह की क्रियाओं को उन्होंने छोड़ दिया। फिर इसका विकास हुआ। दोबारा 1932 में रॉबिन्सन ने इसको परिभाषित किया। रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और उसकी महत्ता के संबंध पर जो एक निबंध है, उस पुस्तक में 1932 में ये पुस्तक आई, रॉबिन्सन ने लिखी थी। उसमें उन्होंने इसे दुर्लभता संबंधी परिभाषित कर दिया। रॉबिन्सन के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित थी, उसे पूरा करने वाले साधन, आवश्यकताएं असीमित, पूरा करने वाले सीमित साधन और इन सीमित साधनों के एक से अधिक यानी वैकल्पिक प्रयोग। और जब असीमित साधन हैं तो कोई चुनाव नहीं करना पड़ेगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास क्या है? असीमित आवश्यकता है, साधन सीमित हैं और साधन सीमित होने के साथ साथ एक ही साधन के एक से अधिक प्रयोग भी है। तो हमें चुनना पड़ता है कि इस साधन को कहाँ लगाएं, इस साधन का प्रयोग कहाँ किया जाए, यानी इनके वैकल्पिक प्रयोग है जिसके कारण चुनाव की समस्या आ जाती है कि वही एक गेहूं है उसे घरों में खाने के लिए लोगों को दिया जाए या फैक्ट्री में बिस्किट आदि बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए या उसको निर्यात करके पैसे कमाए जाएं। ये देश की समस्या है। असीमित आवश्यकताएं हैं एक देश की भी और सीमित साधन, उस सीमित साधन के कई सारे प्रयोग हो सकते हैं। उनमें से कौन सा प्रयोग वो चुने कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो सके, अधिकतम कल्याण हो सके। लेकिन इस परिभाषा की भी आलोचना हुई क्योंकि रॉबिन्सन ने इसे केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बनाकर रख दिया। इससे ऊपर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ना उन्हें भौतिक कल्याण की, ना अभौतिक कल्याण की, ना धन, किसी भी चीज़ की उन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी, कुछ अपनी परिभाषा के अंदर समाहित नहीं किया। उन्होंने केवल इसको चुनाव का विज्ञान बना दिया। तो ये एक अव्यवहारिक सी, अगत्यात्मक सी परिभाषा थी। इसको भी आगे फिर विकसित करने की आवश्यकता पड़ी और एक नई परिभाषा, विकास केंद्रित परिभाषा, जिसे आज हम बहुत महत्व देते हैं, वो परिभाषा आई। वो सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन जैसे अर्थशास्त्रियों ने दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें वो सारे काम शामिल हैं जो साधनों के उचित प्रयोग और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि देने के लिए किए जाते हैं। इन्होंने मार्शल की परिभाषा को भी शामिल किया, रॉबिन्स की परिभाषा को भी शामिल किया और एडम स्मिथ की तो अपने आप शामिल हो ही जाती है क्योंकि हम धन को तो छोड़ते ही नहीं हैं अर्थशास्त्र में। तो मार्शल की जो परिभाषा थी कि अधिक से अधिक कल्याण किया जाए और रॉबिन्सन की परिभाषा थी कि चुनाव किया जाए, उन दोनों को ही विकास केंद्रित परिभाषा में शामिल कर दिया गया कि चुनाव इस तरह से किया जाए कि अधिकतम कल्याण हो सके और सीमित साधनों का उचित या अधिकतम प्रयोग हो सके। सीमित साधनों का कुशलतम बंटवारा हो और बंटवारा इस तरह से किया जाए कि वर्तमान में तो समाज कल्याण में वृद्धि हो ही, साथ में आर्थिक विकास की दर भी तेज हो। तो हम जो आज एडम स्मिथ की परिभाषा से धन, मार्शल की परिभाषा से कल्याण, रॉबिन्सन की परिभाषा से दुर्लभता
और सैमुअल्सन की परिभाषा से आर्थिक विकास रूपी धारणाओं को लेकर अर्थशास्त्र की एक अच्छी परिभाषा दे सकते हैं, और वो ये है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम, मनुष्य की जो असीमित आवश्यकता है उनकी अधिकतम संतुष्टि, सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। आज हमारे पास अगर एक छोटी गाड़ी है तो फिर हमें थोड़े दिन बाद बड़ी गाड़ी चाहिएगी, फिर हमें और बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ी चाहिएगी, फिर उसके बाद हमें एरोप्लेन चाहिएगा, हमें जेट फाइटर चाहिएगा। तो हमारी आवश्यकताएं सारी कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। हाँ, अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि कर ले, कल्याण बढ़ा लें, आर्थिक विकास करें और इन सब चीज़ों के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों का कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सीमित साधनों के कुशलतम प्रयोग किए जाएं, किस तरह से किए जाएं कि मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो, उसका कल्याण बढ़े और आर्थिक विकास भी हो। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में शामिल की जाती है। और अब अर्थशास्त्र की एक और नई शाखा विकसित हो गई है जिसे हरित राष्ट्रीय आय कहते हैं हम, यानी हमने उसमें पर्यावरण को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। तो हमने अब अर्थशास्त्र में इन्वायरमेंट का अध्ययन भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम हरित राष्ट्रीय आय भी मापना हमने शुरू कर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो निरंतर विकसित हो रही है। लेकिन फिर भी अगर शॉर्टली हमसे कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हमारी आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित हैं, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि अधिकतम संतुष्टि, विकास और कल्याण मिले। हम इस तरह से अर्थशास्त्र की एक सिंपल सी छोटी सी परिभाषा दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक धन संबंधी विज्ञान है। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, हमारे साधन सीमित हैं और हमारी असीमित आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले सीमित साधन हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, उनका हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें किस तरह से समाज में अधिकतम संतुष्टि मिले, अधिकतम कल्याण मिले और साथ साथ विकास भी हो, भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। तो ये थी हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के दो मुख्य पार्ट हम इस बार पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि। नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश, नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, यानी छोटा व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन। व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रोफोन, छोटा फोन है ना, माइक्रो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। माइक्रो मतलब छोटा, तो जिसमें छोटे लेवल पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, यानी जब बड़े स्तर के ऊपर अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो इस बार जो हमारा सिलेबस है वही यही है, अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और अब हम आगे पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि के बारे में।